हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों पिछले जो हम हमारा जो टॉपिक था या पिछले वीडियो में हम कई सारे टॉपिकों पे डिस्कस किए थे और वो टॉपिक जो था वह मुख्य रूप से जो था वह आपको मौर्य पूर्व जो विदेशी आक्रमण हुआ था। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे कि मौर्य के बाद जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में हमें जानना है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कौन कौन से विदेशी आए और उन्होंने यहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया, इस संदर्भ में हम जानेंगे। तो मौर्य साम्राज्य भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वह आपको 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इस साम्राज्य का पतन जो हुआ था वह आपको 184 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि मौर्य वंश का जो शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व था। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वह थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वह थे बृहद्रथ। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में क्या हुआ था कि कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो जब छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ ये राज्य जो थे आपस में ही लड़ने लगे और इसकी शक्तियां जो थी कमजोर होने लगी। तो ऐसे में इसका लाभ मध्य एशिया के विदेशी वंश थे उसने उठाया या मध्य एशिया के जो विदेशी आक्रमणकारी थे उसने उठाया। तो आइए हम जानते हैं कि मध्य एशिया के वो कौन से विदेशी आक्रमणकारी थे जो इसका फायदा उठाया और भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो देखिए, भारत आने वाला जो सबसे पहला विदेशी था मध्य एशिया का वो आपको हिंद यूनानी था। हिंद यूनानी के बाद जो आए वो आपको शक आए, शक के बाद जो है पहलव आए और पहलव के बाद कुषाण आए। यानी कि भारत आने वाले विदेशियों का क्रम जो है इससे आपको याद रखना है। तो भारत आने वाले विदेशियों के क्रम में जो सबसे पहला है वो कौन है? हिंद यूनानी है। हिंद यूनानी के बाद जो है वो आपको शक है, शक के बाद जो है पहलव है और पहलव के बाद कौन है? कुषाण है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है क्रम से सजाने के लिए भी क्वेश्चन को दे दिया जाता है। तो भारत आने वाले विदेशों के क्रम में हिंद यूनानी, शक, पहलव और फिर कौन है? कुषाण है। तो देखिए, पहलव को पार्थियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम याद रखना आपको। तो सबसे पहले आज जो हम चर्चा करेंगे हिंद यूनानी या इसी को कहा जाता है ग्रीक या इसी को कहा जाता है बैक्ट्रियाई। तो देखिए, भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वह बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसको याद रखना आपको। ठीक है, कि भारत पर जो पहला आक्रमण किया था कौन किया था? बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था और डेमेट्रियस ने 190 बीसी में किया था। तो ये जो डेमेट्रियस था यह आपको अफगानिस्तान के रास्ते क्या हुआ था? भारत आया था। और आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान भी जो पहले था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब भी जो था वह भारतीय साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। और अफगानिस्तान को ऐसे भी हम लोग आपको हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं, यानी कि एशिया का हृदय कहा जाता है क्योंकि यह एशिया के मिडिल हिस्सा में पड़ता है। तो जो भी विदेशी आक्रमणकारी था वो आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते ही क्या हुआ था? भारत में प्रवेश किया था। और भारत के जो उस समय उत्तर पश्चिम सीमा पर शासन करने वाले जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे उस राज्य के राजा जो थे आपस में ही संघर्ष करते थे। तो इसी का लाभ क्या हुआ था? बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस को मिला और उसने क्या किया? 190 बीसी में भारत पर आक्रमण किया और उसने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध राज्य को जीत करके क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया और इन क्षेत्रों में अपना एक नया राज्य जो था उसे स्थापित किया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर जो पहला आक्रमण किया था कौन किया था? तो बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। कब किया था? 190 बीसी में किया था। और इसने किसको जीता था? अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध को जीतकर एक नया सा क्या हुआ था? राज्य स्थापित किया था, एक नया सा साम्राज्य स्थापित किया था। और अपनी राजधानी जो बनाया था वो आपको साकल को बनाया था। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद यूनानी शासकों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो आपको साकल थी। और साकल का आधुनिक नाम जो है वो आपको सयालकोट है और सयालकोट जो है वो आपको पाकिस्तान में है। और सयालकोट से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दुनिया में खेल सामग्री बनाने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह जो है वो आपको कौन है? तो वो आपको सयालकोट है। कौन है? सयालकोट है। सयालकोट कहाँ है? तो वो आपको पाकिस्तान में। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेल सामग्री बनाने के लिए। लेकिन इस हिंद यूनानी में जो सबसे प्रमुख शासक हुए वो आपको मिनांडर हुए। कौन हुए? मिनांडर। और मिनांडर को ही हम लोग मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मिनांडर को? मिलिंद के नाम से जानते हैं। और इसका जो शासनकाल था वह आपको 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व था। आपको याद रखना है कि मिनांडर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व था। यानी कि 20 वर्षों का इसका शासनकाल था। और इस 20 वर्षों में इसने अपने साम्राज्य का काफी ज्यादा विस्तार किया। इसके जो साम्राज्य था वो आपको अफगानिस्तान से लेकर मथुरा तक था। यानी कि अफगानिस्तान, पंजाब, काठियावाड़, सिंध राजपूताना और मथुरा तक यह इसने क्या किया था कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मिनांडर ने इनमें से किस जगह पर शासन नहीं कर सका, या मिनांडर का साम्राज्य जो था वो कहाँ तक विस्तृत था या कहाँ तक नहीं विस्तृत था। तो आपको ये चीज याद रखना है कि अफगानिस्तान से लेकर मथुरा तक, तो इनमें जो मुख्य जगह था वो आपको अफगानिस्तान, पंजाब, काठियावाड़, सिंध, राजपूताना और मथुरा था। तो मिनांडर से एक प्रश्न और पूछा जाता है इस मिलिंद पन्हो को लेकर। तो सबसे पहले जानिए कि मिलिंद पन्हो है क्या। तो मिलिंद पन्हो जो है आपको बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है। तो जब मिनांडर जो था भारत आया तो वो भारतीय जीवन शैली में ढलने का प्रयास किया। तो ऐसे में इसकी मुलाकात जो है नागसेन या नागा अर्जुन से हुआ। तो ये जो नागसेन थे या नागा अर्जुन, ये आपको बौद्ध दार्शनिक थे। तो मिनांडर को जिज्ञासा हुई कि हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जाने, वास्तविक जीवन क्या होता है इस जीवन के बारे में जाने। तो इसी क्रम में उसने क्या किया कि अपने गुरु नागा अर्जुन से उसने क्या किया कि कई सारे प्रश्न पूछे। तो इनके गुरु ने क्या किया, इनके प्रश्नों का उत्तर दिया। तो इस मिनांडर में क्या है, मिलिंद पन्हो में मिनांडर के प्रश्न और नागा अर्जुन के द्वारा दिए गए उत्तरों का संग्रह है। नहीं तो हम कह सकते हैं कि मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मिनांडर और नागा अर्जुन के बीच हुए वार्तालापों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मिलिंद पन्हो है, इस मिलिंद पन्हो में मिनांडर के प्रश्न और नागार्जुन के द्वारा दिए गए उत्तरों का संग्रह। और यह आपको कई सारे एग्जामों का पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले मिलिंद पन्हो क्या है। तो मिलिंद पन्हो जो है आपको एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें क्या है कि मिनांडर के प्रश्न और नागार्जुन के द्वारा दिए गए उत्तरों का क्या है, संग्रह। और मिनांडर जो था वो आपको काफी शक्तिशाली शासक था और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, काठियावाड़, सिंध राजपूताना और मथुरा तक किया। यानी कि आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान से शुरुआत किया, इसके अलावा पंजाब, काठियावाड़ यानी कि गुजरात, सिंध राजपूताना जो क्या कहते हैं कि राजस्थान के जो कुछ क्षेत्र थे, सिंध से लगा हुआ, पंजाब से लगा हुआ जो क्षेत्र था उसको, इसके अलावा मथुरा तक भी उसने क्या किया था, शासन किया था। यानी कि वह मध्य भारत में भी क्या किया था, प्रवेश किया था। यानी कि यह एक शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित किया था। तो जब हिंद यूनानी हमारे भारत में आए तो उसने क्या हुआ कि बहुत सारे इसके जो प्रभाव देखने को बाद में मिले। जैसे कि सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का जो जारी किया था वो आपको हिंद यूनानी ही जारी किया था। आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जो जारी किया था, कौन जारी किया था, हिंद यूनानी ने जारी किया था। इसके अलावा इन लोगों ने सिक्कों पर क्या किया कि राजा का नाम और काल निर्धारण की प्रथा को भी शुरू किया। जैसे मान चलिए कि यह सिक्का ये किसी टकसाल में ढला गया, क्या किया गया है, ढला गया। तो मान चलिए कि इस पर लिखा हुआ है 78 AD, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह 78 ईस्वी का क्या है कि सिक्का है। और मान चलिए कि इस पर लिखा हुआ है कनिष्क, क्या लिखा हुआ है, कनिष्क। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिक्का को कनिष्क ने क्या किया था, चलवाया था। कब चलवाया था 78 ईस्वी में। तो क्या हुआ कि जब हिंद यूनानी हमारे भारत में आए तो सर्वप्रथम उसने सोने का सिक्का चलाया और सिक्के पर राजा का नाम और काल निर्धारण प्रथा को शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि हमें इतिहास पढ़ने में लिखने में क्या हुई, सहायता मिली। यानी कि इतिहास लिखने में सहायता मिली। जब इतिहास लिखने में सहायता मिली उसे पढ़ने में भी क्या हुई, सहायता मिली। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन चलाया, तो हिंद यूनानियों ने। सिक्कों पर राजा का नाम और काल निर्धारण प्रथा को किसने शुरू किया था, हिंद यूनानी ने शुरू किया था। इसके अलावा भारत में हेलेनिस्टिक कला है, इसको ही जन्म दिया था। तो हेलेनिस्टिक कला के अंतर्गत ही आता है आपको गंधार कला शैली। क्या आता है, गंधार कला शैली। इसको भी आपको याद रखना है कि हेलेनिस्टिक कला के अंतर्गत ही क्या आता है, गंधार कला शैली। और गंधार कला शैली का जो मुख्य केंद्र था वह आपको कौन था, तो तक्षशिला था। कौन था, तक्षशिला। और यह जो तक्षशिला है वो आपको कहां पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। उस समय हमारे भारत का हिस्सा था लेकिन अभी जो यह पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपको सीखना है कि हेलेनिस्टिक कला का जन्मदाता भारत में किसे कहा जाता है, हिंद यूनानी को। और हेलेनिस्टिक कला के अंतर्गत ही गंधार कला शैली आती है और इसका जो मुख्य केंद्र था वो आपको तक्षशिला था। तो जब हम कुषाण पढ़ेंगे तो कुषाण के समय हम क्या करेंगे कि गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली को पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना जानना है कि भारत में गंधार कला शैली का जन्मदाता जो है हिंद यूनानी को कहा जाता है, या भारत में हेलेनिस्टिक कला का जो जन्मदाता है वो आपको किसे कहा जाता है, तो हिंद यूनानी को कहा जाता है। तो अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो आपको शक से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि हिंद यूनानी के बाद जो आया था कौन आया था, तो शक आया था। देखिए यहाँ पे कौन आया था, शक। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले शक जो था वो क्या किया कि भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर क्या किया, शासन किया। क्या किया कि भारत और अफगानिस्तान के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया, शासन किया। और शक जो थे 5 शाखाओं में बढ़कर शासन किया था। कितने शाखाओं में, 5 शाखाओं में। तो देखिए ये 5 शाखा कौन कौन है, तो देखिए पहली शाखा
अफगानिस्तान में शासन किया। दूसरी शाखा पंजाब में शासन किया, जिसकी राजधानी जो थी तक्षशिला थी। तीसरी शाखा मथुरा में शासन किया। चौथा शाखा जो था पश्चिमी भारत में शासन किया, और यह सबसे प्रसिद्ध शाखा रहा। कौन? चौथा शाखा। और इसी का शासक जो था वह आपको रुद्रदामन था, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और पांचवा शाखा जो शासन किया वो आपको उत्तरी दक्षिण में क्या किया था? शासन किया था। तो शक जो था वह मध्य एशिया का एक जनजाति था। क्या था? जनजाति था। और वह चारागाह की तलाश में क्या हुआ था? भारत आया था। यानी कि चारागाह कहने का मतलब हुआ कि पशुओं को चरने के लिए ऐसे जगह की उसे तलाश थी जहां क्या हो कि पशु आसानी से चर सके और उसका व्यापार वाणिज्य जो है वह बढ़ सके, उनका जो आर्थिक जीवन है वह सुचारू रूप से चल सके। तो इसी क्रम में उसने क्या किया था कि भारत की ओर रुख किया था। ठीक है, यानी कि चारागाह की तलाश में यह भारत आया था। तो शक जब भारत आया था, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि इसने जो अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, यानी कि ये दूसरी शाखा वो आपको तक्षशिला में बनाया था। और क्या किया था कि आपको अफगानिस्तान और भारत के क्षेत्रों पर इसने शासन किया था, और यह 5 भागों में बढ़कर शासन किया था। अफगानिस्तान, इसके अलावा आपको पंजाब, ठीक है, यानी जिसकी राजधानी जो थी तक्षशिला है, और यह दूसरी शाखा थी। कैसी शाखा थी? दूसरी शाखा। तीसरी शाखा मथुरा। चौथी शाखा पश्चिमी भारत, जो कि सबसे प्रसिद्ध शाखा थी। ठीक है, उसके बाद है शकों में जो प्रथम शासक था वो आपको मो था। कौन था? मो था। और शक भारत क्यों आया था? तो चारागाह की तलाश में आया था। और शक कहाँ का था? तो मध्य एशिया का था। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि मध्य एशिया के कई विदेशी वंश था। ये देख रहे हैं, हिंद यूनानी हो, शक हो, पहलव हो, कुषाण हो, ये सब जो थे वो कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के। तो ये जो शक थे ये भी मध्य एशिया के थे। और ये चारागाह की तलाश में भारत आया था, और इसने भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर शासन किया था 5 भागों में बांटकर। तो पहली शाखा अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा पंजाब में, तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिमी भारत में, और पांचवी शाखा उत्तरी दक्कन पर क्या किया था? शासन किया था। तो दूसरी शाखा जो थी पंजाब, उसकी राजधानी जो थी तक्षशिला थी। और शकों में जो प्रथम शासक था वो आपको मो था। कौन था? मो था। ठीक है, अब आई, और सबसे जो प्रसिद्ध शाखा था शकों का वो आपको कौन था? पश्चिमी शाखा। और इसी का शासक जो था रुद्रदामन था। और यह पश्चिम भारतीय जो क्षेत्र था उस पर क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, तो शकों में जो सबसे प्रमुख शासक था वो आपको रुद्रदामन था। और इस रुद्रदामन का शासन काल जो है वह आपको 130 से लेकर 150 ईस्वी है। कितना है? 130 से लेकर 150 ईस्वी। ठीक है, यानी एडी में। और यह भी 20 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। तो शक जब क्या हुआ कि आगे की ओर बढ़ रहा था, तो जब वह मध्य एशिया में प्रवेश किया, क्या किया? सॉरी, मध्य एशिया कह रहे हैं, मध्य भारत में प्रवेश किया, तो क्या हुआ था कि उज्जैन के स्थानीय शासक जो था वो शकों को क्या किया? पराजित किया। क्या किया? पराजित किया। और इस उपलक्ष्य में वह जो राजा था उसने क्या किया कि आपको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, याद रखना है आपको कि शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उज्जैन के एक स्थानीय राजा जो था उसने क्या किया कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और अभी तक इतिहास में 14 राजाओं ने क्या किया है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया हुआ, जिसमें जो सबसे प्रमुख विक्रमादित्य की उपाधि है वह गुप्त वंश के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का है। किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो आपको यहाँ पर भी याद रखना है कि विक्रमादित्य की उपाधि इतिहास में कितने राजाओं ने धारण किया है? 14 राजाओं ने धारण किया। और सबसे जो प्रसिद्ध विक्रमादित्य की उपाधि है वो किसका है? तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का है। और विक्रमादित्य की उपाधि जो था वह आपको शकों को हराने के उपलक्ष्य में क्या हुआ था? उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने क्या किया था? धारण किया था। और इसके बाद उसने क्या किया था कि एक कैलेंडर जारी किया था। उस कैलेंडर का नाम है विक्रम संवत। क्या नाम है? विक्रम संवत। जो कि नेपाल का जो भी कैलेंडर जो आप देख रहे हैं ना वो आपको विक्रम संवत है। तो इस विक्रम संवत की शुरुआत की थी आपको 58 ईसापुर में। कितना में? 58 ईसापुर में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी तो 58 ईसापुर में। और विक्रम संवत की शुरुआत कौन की थी? तो जो उज्जैन का एक स्थानीय राजा था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर क्या किया था कि विक्रम संवत जो एक कैलेंडर था उसकी शुरुआत की थी। विक्रमादित्य की उपाधि वो क्यों धारण किया था? जब वो शकों को पराजित किया था इसलिए। ठीक है, अब आइए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रमुख शासक तो रुद्रदामन था। उसने 130 से लेकर 150 ईस्वी तक शासन किया था। तो उसने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक प्रांतपति थे, याद रखना है आपको कि ये जो क्या है रुद्रदामन है, उसने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक प्रांतपति थे पुष्यगुप्त, उस पुष्यगुप्त ने क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? सुदर्शन झील। ठीक है, तो सुदर्शन झील का जब निर्माण कराया था, जब ये रुद्रदामन भारत आया तो यह झील जो था पूर्णतः सूख चुका था, अर्ध शुष्क हो चुका था। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये
रुद्रदामन जो है उसने झीलों का मरम्मत करवाया ताकि इस झील को जीर्णोद्धार किया जा सके, इसमें जल फिर से आ सके। इसके अलावा इससे जो लाभान्वित होने वाले जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ सके। तो इस उद्देश्य से क्या हुआ था कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का जो मरम्मत था वो किसने कराया था। तो सुदर्शन झील का जो मरम्मत करवाया था वह आपको कौन करवाया था, रुद्रदामन ने। कौन करवाया था, रुद्रदामन ने। और सुदर्शन झील का निर्माण जो था वो किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति जिसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था, पुष्यगुप्त। इसी पुष्यगुप्त ने क्या किया था कि आपको सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो आपको याद रखना है कि पुष्यगुप्त ने क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। पुष्यगुप्त कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति था। और सुदर्शन झील का मरम्मत कौन करवाया था, तो आपको क्या कहना है, रुद्रदामन। क्या कहना है, रुद्रदामन। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसके जानकारी का स्रोत क्या है। तो इसके जानकारी का जो स्रोत है वो आपको गिरनार अभिलेख है, जो कि जूनागढ़ गुजरात में। कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात में। और रुद्रदामन जो था वह आपको क्या था कि संस्कृत का मतलब कि वो उसको समझिए कि बहुत बड़ा जानकार थे वो। तो रुद्रदामन कि भारत आगमन से पहले भारत में जो भी अभिलेख लिखा गया था प्राकृत भाषा में। और आपको हम बताए थे कि भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का कार्य जो शुरू किया था वो कौन शुरू किया था, अशोक ने। तो अशोक के जो अभिलेख थे वो हमें क्या हुआ है कि आपको प्राकृत भाषा में मिले। जबकि रुद्रदामन जो था जब यह भारत आया तो उसने क्या किया कि गिरनार अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। और यह पहला ऐसा अभिलेख था जिसमें पहली बार क्या हुआ था कि संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें गिरनार अभिलेख से मिलती है। और गिरनार अभिलेख क्या है, तो आपको जूनागढ़ गुजरात में है। और इसकी भाषा क्या है, तो संस्कृत है। यानी कि गिरनार अभिलेख जो लिखा गया है आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये जो रुद्रदामन था उसने सातवाहन शासक जो था वशिष्ठिपुत्र पुलमावी उसको क्या किया था, परास्त किया था। क्या किया था, परास्त किया था। ठीक है, इस शासक का भी नाम याद रखना है आपको कि रुद्रदामन जो था सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को क्या किया, परास्त किया था। यानी कि यह एक शक्तिशाली शासक था। और शकों ने सबसे बड़ा काम क्या किया, इसने छत्रप प्रणाली को लागू कर शासन किया। यानी कि जो साम्राज्य था उस साम्राज्य को बांट दिया और गवर्नर के अंतर्गत रखकर इसने क्या किया, शासन किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में छत्रप प्रणाली की शुरुआत कौन किया था, तो क्या कहेंगे, शकों ने किया था। शकों में सबसे प्रमुख शासक कौन था, तो आपको रुद्रदामन था। रुद्रदामन का शासनकाल कितना है, 130 से 150 ईस्वी है। गिरनार अभिलेख जो था वो किसने लिखवाया था, तो रुद्रदामन ने लिखवाया था। गिरनार अभिलेख कहाँ है, तो जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में। गिरनार अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि रुद्रदामन जो था उसने क्या किया था कि सातवाहन शासक जो था वह वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को क्या किया था, परास्त किया था। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। शकों की जो सबसे प्रसिद्ध शाखा थी वो कौन थी, पश्चिमी शाखा। शक जो था कितने भागों में बांटकर शासन किया था, 5 भागों में, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत और उत्तरी दक्षिण। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं पार्थियन का। किसका बात करते हैं, पार्थियन। या इसी पार्थियन को पहलव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहलव भी कहा जाता है। तो देखिए इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्थियन है, तो पार्थियन में जो सबसे प्रमुख शासक था वह आपको गोडोफर्निज था। ठीक है, याद रखना है कि पार्थियन में जो सबसे प्रमुख शासक था कौन था, गोडोफर्निज। और पार्थियनों की जो राजधानी थी वो आपको तक्षशिला थी। और ये जो गोडोफर्निज है इसी के काल में क्या हुआ था कि ईसाई पादरी सेंट थॉमस जो था वह क्या हुआ था, भारत आया था और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है कि पार्थियन में जो सबसे प्रमुख है कौन है, गोडोफर्निज है। इसके बाद ये जो पार्थियन इसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। और ईसाई पादरी सेंट थॉमस जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, गोडोफर्निज के शासनकाल में। और यहाँ पर इसने क्या किया था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो दोस्तों आज का जो मेरा यह टॉपिक है वो भारत आने वाले विदेशियों का क्रम हम पढ़े हैं मौर्य के पतन के बाद। लेकिन इसमें से हमारा एक टॉपिक जो है वो आपको कुषाण रह गया। कौन रह गया है, कुषाण रह गया। तो अगले दिन जो मेरा टॉपिक होगा वो क्या होगा कि आपको कुषाण होगा। क्या होगा, कुषाण वंश से संबंधित होगा। इसके अलावे कुषाण के द्वारा जो कला की शैली विकसित की गई थी उसमें आपको एक गंधार कला शैली, ठीक है, और इसके बाद एक जो होगा वो आपको मथुरा कला शैली। तो अगला क्लास आप लोग देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कई सारे प्रश्न जो है आपको बीपीएससी के मेंस में भी क्या होते हैं, इस सबसे आते हैं। जैसे कला शैली पर प्रकाश डालना हो, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में भी कला शैली से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को, इस क्लास को अगले जो होगी उसमें आप इसे अटेम्प्ट करना न भूलिएगा। नहीं तो क्या होगी कि बहुत सारे जो इससे आने वाले प्रश्न है उस प्रश्न को हल करने में हो सकता है कि आपको कठिनाई होगी। ठीक है, तो आज हम क्या किए
कि भारत आने वाले विदेशियों का क्रम पढ़े। इन विदेशियों में हम किस किस के बारे में पढ़े? हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो कुषाण के बारे में विश्लेषण नहीं कर पाए और कुषाण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों आज का जो ये क्लास है, इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।